हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला डियर। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आरपीएससी एईएन 2025 की, जिसका मेंस की डेट आ भी चुकी है। आप सबको पता है 15 से 18 मार्च 2026 में इसका मेंस भी होने वाला है और प्रीलिम्स की डेट भी आप सबको पता ही है कि 28 सितंबर को इसका प्रीलिम्स होने वाला है, जिसमें लगभग अब 2 महीने का टाइम बचा होगा, या फिर लगभग आप देखिए आपके पास मात्र यहाँ पर 50 दिन आप मान सकते हो, 50 डेज का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है। तो इस पूरे सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे। सेशन को लास्ट तक जरूर आप देखना, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि इस एग्जाम को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हो और किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी जरूरी है। ठीक है डियर, तो क्या क्या सिलेबस है हमारे पास, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, सैलरी आप सबको पता है 5400 ग्रेड पे है, एईएन लेवल की आपकी ये पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी आप यहाँ बनते हो। तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं, इसके पर्क्स कितने हैं। ठीक है, ये एग्जाम काफी समय बाद वापस आया है और इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज में सिविल वालों के लिए, तो आपको डेफिनेटली, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चों को भी एड्रेस करूंगा साथ साथ। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हमारे पास सर यहाँ पर रहने वाली है। कोई भी अगर आपको समस्या आती है, एग्जाम मैंने भी निकाला है, तो कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप यहाँ पर मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पर इसको कोड को स्कैन करके मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप डेफिनेटली अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सर, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि लगभग यहां पर 1014 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट 365 आपके पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचडी के अंदर है। सिविल की मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 101 पोस्ट यहां पर है। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 125 पोस्ट यहां पर है। पब्लिक इलेक्ट्रिकल में बात करूं 20 पोस्ट है। डब्ल्यूआरडी की बात करें सिविल में तो 156 पोस्ट है और पंचायती राज डिपार्टमेंट में लगभग 240 पोस्ट आपके पास है। तो वैकेंसीज तो आप सबको पता ही है पहले से। यहां पर एक बात देखिए सर, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 14 की सैलरी है और ग्रेड पे आपकी 5400 ग्रेड पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड पे भी आपकी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी खासी ग्रेड पे है। जो एंट्री लेवल की अगर ग्रेड पे बात करें 5400 ग्रेड पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, विच इज अ वेरी गुड सैलरी। अब यहाँ पर देखिए सर, मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं जो अभी आपका लगभग 50 दिन के बाद होने वाला है, 2 महीने के बाद होने वाला है, तो यहाँ पर देखोगे आप तो कंपल्सरी पेपर आपके पास जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर, ये आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। 2 घंटे का ये पेपर होगा, है ना। सेकंड सेक्शन की अगर बात करेंगे जो हमारे पास पेपर है, चाहे अगर आप सिविल की बात करो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर, इसका एक 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। यानी कि जो प्रीलिम्स आपका डियर होने वाला है वो आपका 400 मार्क्स का होने वाला है। और ये बातें आपको डेफिनेटली आप इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, प्रीलिम्स आपका डियर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, दिस इज बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपको बस क्वालिफाई करना है और 15 गुना बच्चे अपने सीट्स पे क्वालिफाई करते हैं, है ना। 15 टाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी इस एग्जाम को दे रहे हैं वो ज्यादा प्रीलिम्स को लेकर बड़ा चिंतित नहीं है, वो ज्यादा चिंतित है मेंस को लेकर, है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं हम अपनी जगह बना लेंगे। जो भी सिंसियर बच्चा है वो कहीं ना कहीं जगह बना लेगा, उस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर है। तो आप लोग अभी इसके लिए टेंशन नहीं ले रहे होंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना डियर, मैं मान लेता हूं कि आप लोग इस 200 में से, मैं मान लेता हूं 200 में से आप 85 से 90 प्लस यहां पर स्कोर कर पाओगे। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपको यहां पर भी राजस्थान जीके वाले पोर्शन में भी यहां पर भी लगभग आपको 25 से 30 नंबर तो स्कोर करने ही पड़ेंगे। इतना कंपटीशन तो यहाँ पर है। तो इसलिए आपको सिलेबस जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप यहाँ पर देख पाएं कि राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर या इसमें जनरल नॉलेज में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो सबसे ज्यादा आपके जो घबराने वाली चीज है सर, जहां पे बच्चा काफी घबराया हुआ है, बहुत बच्चों जिसकी हिंदी अच्छी नहीं भी होती है, ठीक है, तो हिंदी का पेपर यहाँ पर सर आपको 33 मार्क्स तो लाने ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो ऑब्वियसली बाकी कॉपी आपकी चेक भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है, तो हिंदी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हो जाता है। उसके साथ साथ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक पेपर है जो मेंस के अंदर आपका होगा 100 मार्क्स का, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पेपर जो आपके लिए होगा। उसके अलावा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट जो ब्रांच है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर वालों के लिए 2 पेपर आपके टेक्निकल के होते हैं, जो दोनों पेपर आपके 200 नंबर के होते हैं। मेंस में हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो टाइम की टेंशन नहीं होती है यहाँ, बेसिकली तैयारी की टेंशन होती है कि सर क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट होता है, तो आपको मेंस में लिखने की आदत जो है बहुत बच्चों की छूट चुकी है। बिकॉज आपकी जो मैक्सिमम एग्जाम है डियर वो एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं, है ना। तो आपको 4 में से 1 टिक करने की अब आदत बन चुकी है। ये एग्जाम है जहां मेंस में यहाँ पर अगर आप देखो तो 400 और 200 600, तो ये 600 मार्क्स आपको लिख के लेके आने हैं।
आई बात समझ में? तो यहाँ पर तो कन्वेंशनल राइटिंग जो है वो आपकी जरूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 600 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलाएगा। इसके बाद एक और स्टेज होता है इंटरव्यू का, जिसमें लगभग आपके 72 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो फाइनल मेरिट जो आपकी डियर होती है वो 672 मार्क्स से आपकी जनरेट होती है, फाइनल कट ऑफ आपकी यहाँ से निकलती है। तो 600 मार्क्स में से आप अगर मैक्सिमम मार्क्स ले आओगे तो इंटरव्यू आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा। अगर आप सोचिए अगर 600 में से आप यहाँ पर, मैं तो इमेजिन कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, आप यहां पर 420 से प्लस ले आते हो, लेट सपोज, ठीक है, तो यहां फिर आप 450 को क्रॉस कर जाते हो, या फिर आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करके 500 प्लस इसमें ले आते हो, तो अगर आप इतना स्कोर कर जाते हो तो फिर ये आपके लिए कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू विल जस्ट बी अ फॉर्मेलिटी। लेकिन अगर आप बाउंड्री लाइन पे होंगे तो फिर इंटरव्यू भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 4-5 नंबर से भी बच्चा रह जाता है। ठीक है, तो ये मेंस का पैटर्न है जो आपको डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब मैं प्रीलिम्स की एक बार सिलेबस की बात कर लेता हूँ। मैंने कहा था थोड़ा सा वीडियो लेंथी रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस को बड़े से डिस्कस करेंगे। सर, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। देखो राजस्थान का कल्चर बड़ा वास्ट है, इसकी हिस्ट्री बड़ी वास्ट है, इसमें आपको अब सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या चीजें पढ़नी डियर, जैसे कि देखो ये है प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान फ्रॉम पैलियोलिथिक और चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज और आयरन एज, इन सब के बारे में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, वैसे इसमें दिया हुआ है। हिस्टोरिकल में देखो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा, मालवा, योद्धा, सीबी, मत्स्य सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर इन एंशिएंट राजस्थान, ये वाली चीज भी हो जाती है हमारे पास। आप यहां पर क्या कर लीजिए, आप मिडीवियल से शुरू कीजिए राजस्थान के अंदर। मेरा पर्सनल एडवाइस आपके साथ ये है कि पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, जैसे गुहिल डायनेस्टी होगी, प्रतिहार डायनेस्टी, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछवा, है ना, इन सब की डायनेस्टीज के जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है, इन्होंने क्या क्या बनाए, कौन से किले बनाए, है ना, कौन सी जो क्या कहते हैं उसको, जो परमानेंट आपके पास चीजें होती है, कल्चरल चीजें उन्होंने कौन कौन सी करी। ठीक है, कोई राजा को सर लिखने का बड़ा शौक था तो कौन कौन सी ग्रंथ उन्होंने लिखे, तो ये सारी बातें आपको डेफिनेटली इनके याद रखने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमारे पास क्या है, मिडीवियल राजस्थान, तो बेसिकली इस पे फोकस करो, इसमें आपको पढ़ने मजा भी आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी आपको देखने को मिलेंगे। एमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान से क्वेश्चन आपको ठीक ठाक अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, जहां पर सर आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रजामंडल, ऑब्वियसली प्रजामंडल आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से प्रजामंडल मूवमेंट्स हमारे पास हुए हैं, और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप फोकस करिए। उसके बाद डियर, अगर मैं आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस की बात करूं तो टेम्पल्स, फोर्ट, पैलेसेस और मैन मेड वाटर बॉडीज, साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स और पेंटिंग्स, ठीक है, ये भी ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सर ये तो देखो फोर्ट्स, इनमें से फोर्ट्स जो हैं इसको तो आप डेफिनेटली पढ़ ही लेना, अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं उसको आप थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर लास्ट लेवल पे देखा जाए, अगर आप टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग है तो लास्ट लेवल पे इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर है इसको स्किप मत करना, क्योंकि फोक डांसेस से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्लासिकल म्यूजिक, डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये डेफिनेटली होता है। लिटरेचर से आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ आप यहां देखेंगे वॉरियर्स और सेंट्स, है ना, और अलग अलग जो सेक्ट्स हमारे पास होते हैं, यहां से भी आपको जो है देवी देवता है, जो लोक देवता, लोक देवियां होती, उनके बारे में भी काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सोशल लाइफ इन राजस्थान, फेयर्स और फेस्टिवल्स की बात करें, कस्टम, ट्रेडिशन, अटायर्स और ऑर्नामेंट्स। अब इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन आएगा। तो हमें तो एग्जाम में क्या करना है, हमें उतना हिस्ट्री पढ़ लेना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसमें से 30-40% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे इसके अंदर तो सर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और समय बड़ा कम है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी है। इसके अलावा एंशिएंट और मिडीवियल पीरियड में अगर आप बात देखें तो कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडस और वैदिक एज, रिलीजियस आइडिया, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, इसको आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। सिमिलरली मेजर डायनेस्टीज, मौर्य, कुषाण, सतवाहन, गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा, चोला, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्तनत पीरियड को डेफिनेटली पढ़ लेना। अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट सल्तनत रूलर्स, इनके बारे में क्वेश्चंस काफी बार आपसे पूछे जाते हैं। मुगल पीरियड के बारे में डेफिनेटली आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो आर्किटेक्चर है मुगल पीरियड का, ये मिडीवियल का आर्किटेक्चर जो है, इसको आप डेफिनेटली यहाँ पर कवर अप करके जाना है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो बहुत पुरानी है उसको आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो। और रिलीजियस और लिटरली कंट्रीब्यूशन टू भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, ठीक है ना, तो ये सूफी मूवमेंट्स, इनको भी चलो आप स्किप कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि समय बड़ा कम है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो मिडीवियल सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड वाला पोर्शन है इसको आप डेफिनेटली कवर करके जाना। और जो भी आपके पास यहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर है, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए डियर,
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड एमर्जन ऑफ नेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो हमारे पास है, वेस्टर्न एजुकेशन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, वेरियस लीडर्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो पोर्शन है डियर, इसको डेफिनेटली आपको पढ़ के जाना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत ज्यादा प्रश्न हमें देखने को जनरली मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो ये सब आपके पास है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजों को आप कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो सर इंडिया की ज्योग्राफी अगर आपने पहले से कवर कर रखी है तो ठीक है, अदरवाइज राजस्थान की ज्योग्राफी से तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, उसी के रिस्पेक्ट में काफी चीजें पूछे जाएंगे। तो इंडिया ज्योग्राफी को आप एक शॉर्ट फॉर्म में निपटा सकते हो जल्दी से, है ना, कोई मैराथन लेके या किसी तरीके से आप उसको शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो, बहुत लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, टेक्सटाइल का क्या ग्रोथ है, कॉटन टेक्सटाइल वगैरह है, पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इकोलॉजिकल इश्यूज क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, तो एक आप बेसिकली कुछ मैराथन्स वगैरह से भी आप बड़े आराम से इसको कवर कर सकते हो इंडियन ज्योग्राफी को, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, है ना, आरएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, कि आपको इंडिया का भी एकदम वास्ट पढ़ना है, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी डियर जो है उसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। फिजियोग्राफी, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीजें आपकी एकदम कवर्ड होनी चाहिए। टूरिज्म से लेके, मिनरल्स से लेके, लाइव स्टॉक से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोजेक्ट से लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिनरल्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, इंडस्ट्री और टूरिज्म, ये सब चीजें तो आपसे डेफिनेटली पूछी जाएंगी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी को तो आपको स्पेशली अच्छे लेवल पे कवर करना ही है। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो डियर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे पास है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, अगर आप एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, उसी लेवल का पढ़ने की आवश्यकता है, अननेसेसरी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। देखिए वही सारी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, सेलियन फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हो रखे हैं, फंडामेंटल राइट क्या है, प्रीएम्बल क्या है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, वही सारी बातें आपको इंडियन पॉलिटी में जो आप पढ़ते हो बेसिकली एसएससी के अंदर वही चीजें आप काम आ जाएंगी। लेकिन यहां फोकस करना राजस्थान की पॉलिटी के ऊपर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि स्टेट पॉलिटी में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट वगैरह क्या है, ठीक है, ये कौन से आपके पास इसमें कौन से आर्टिकल में आते हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि एग्जाम यही करवा रहा है इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आपको चीजें पूछी जा सकती हैं। स्टेट ह्यूमन राइट हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, तो ये सारी बातें जो राजस्थान से रिलेटेड है उस पर हमें थोड़ा लास्ट मोमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इकोनॉमी, सिमिलरली इकोनॉमी की मैं बात करूंगा दिया, तो इंडियन इकोनॉमी की बजाय आप राजस्थान की इकोनॉमी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, उसके डेटा को थोड़ा ज्यादा बढ़िया तरीके से कवर अप कीजिए, ठीक है। जो इंडियन लेवल का, देखो इंडिया की जो तीनों चीजें हैं कौन सी सर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और आपके पास इंडियन इकोनॉमी, इन तीनों को सर आप बेसिकली कोई भी जहां से आपको समझ में आता है वहां से आप मैराथन के फॉर्म में कवर कर लीजिए, एक बेसिक सा, ठीक है। उसके अलावा जो डिटेल में पढ़ना है वो आपको राजस्थान के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, क्योंकि वहां से चीजें आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, और सारे क्वेश्चन वन लाइनर ही होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर स्किप हो गया तो स्किप हो गया, अगर याद है तो याद है, वो वाला केस यहाँ पर रहता है, ठीक है। साइंस और टेक में से भी आप देखिए सर, देखो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात डियर ये है कि आपके पास यहाँ पर पोर्शन है ये वाला रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये वाला जो पोर्शन है डियर, इसमें बीइंग एन इंजीनियर आपको स्कोर करना है, क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कम भी हो ज्यादा भी हो, तो उतने क्वेश्चंस यहां से आएंगे जिसमें नंबर, लेटर, सीक्वेंसेस आपसे पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग में पढ़ते हो, क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया, ब्लड रिलेशंस आपके पास हो गया, है ना, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, परसेंटेज, टाइम वर्क, पेरीमीटर, एरिया, ये सब चीजें, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिलेंडर का, कोन का, स्पेयर का, क्यूबॉइड का, ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो लगभग एक्सपेक्ट कीजिए कि 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा है, बीइंग एन इंजीनियर आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स, ये वाला पोर्शन डेफिनेटली राजस्थान के जितने भी इवेंट्स हैं, जो पर्सन है जो रिसेंट में करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिले, इसको आपको डेफिनेटली कवर करके जाना है। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स की जितनी भी चीजें हैं, डिपार्टमेंटल या अवार्ड्स, पर्सन, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो भी अभी न्यूज में रहे हैं, वो सारे आपको डेफिनेटली कवर करके जाने हैं। लास्ट 8 मंथ्स के तो एटलीस्ट कवर करने ही है ना, तो लास्ट 8 मंथ्स के तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स आपके कवर होने चाहिए, मिनिमम कह रहा हूं, कोशिश करो कि 1 साल का कवर हो जाए, लेकिन मिनिमम 8 मंथ का तो कवर करके जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर। तो ये वाली बात हमें डेफिनेटली क्लियर हो जाती है, सिलेबस में क्या क्या कवर करना है। सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस की अगर बात करोगे, जितने भी हमारे सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, लेकिन क्या क्या है सर, देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नॉर्मली आपको एसएससी वगैरह में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वो यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन ये देखिए
सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्लानिंग कैसे होता है बिल्डिंग का, मैसनरी में बॉन्ड क्या है, डीपीसी, स्कैप फोल्डिंग, ये सारी बातें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, फाइबर, रेनफोर्स प्लास्टिक जो है, एफआरपी जो है, सिरामिक्स, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश, बेसिक एडमिक्सचर, प्लेन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, बिटुमेन, ये सारी बातें आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली सर्वे की बात करोगे तो सर्वे में भी आपके पास कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना यहाँ पर जो लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज बेसिकली डियर योर बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जीआईएस जो हमारे पास होता है, और डिजिटल एलिवेशन मेथड्स, ये आपके पास एडिशनल है जो सर्वे में आपको डेफिनेटली स्किप नहीं करना है, पूछा जाएगा। सॉइल की अगर मैं बात करूं डियर, वही सिंपल सारी की सारी चीजें हैं जो आपके पास सॉइल के अंदर अभी तक आई हैं, लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है सॉइल के अंदर कि प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ जियोसिंथेटिक्स, ये पॉइंट आप जनरली पढ़ते नहीं हो एग्जाम में जाने से पहले, तो इसको डेफिनेटली कवर करना। अदरवाइज तो सारी चीजें आपके पास बड़ी सिंपल सी हैं, वही सारी बातें हैं। क्लासिफिकेशन है, आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, परमिबिलिटी है, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन है, शियर स्ट्रेंथ है, ये सब बातें आपसे पूछी जा रही है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यानी अगर सोम की बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओवरहैंगिंग के लिए, सपोर्टेड के लिए, कंसंट्रेटेड लोड के लिए, यूडीएल, यूवीएल, सबके लिए आपसे पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, शियर स्ट्रेस, टॉर्शन, शियर सेंटर, इन्फ्लुएंस लाइन, आईएलडी भी आपसे पूछा जाएगा फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी आपसे यहां पर पूछा जाता है सिंपली सपोर्टेड के लिए। फिर एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट और स्ट्रक्चर फॉर एक्सियली लोडेड, और बीम्स की बात करो या फिर प्लेन और स्पेस फ्रेम्स की बात करो, सोम से ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। सिमिलरली स्टील की अगर बात करेंगे तो स्टील के अंदर आईएस कोड 800 और 875 से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, आपको पता है डियर 875 में सभी आपके लोड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। एलएसएम लिमिट स्टेट डिजाइन यहां से पूछा जाएगा। बोल्ट कनेक्शन, वेल्ड, डिजाइन ऑफ एक्सियली और सेंट्री लोडेड कनेक्शन हो गया। ठीक है, फिर सिमिलरली आप यहां देखोगे बीम्स हो जाता है, कॉलम बेस हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, तो प्लास्टिक एनालिसिस के कॉन्सेप्ट भी आपको यहां से पूछे जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर तो खैर आना ही आना है डियर। ठीक है, आरसीसी में आप देखोगे तो आरसीसी के अंदर डियर आईएस 456 आपको पूरी तरह से पढ़ना है। सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम कैसे डिजाइन होता है, फ्लेक्सर में डिजाइन कैसे होता है, डिजाइन ऑफ कॉलम, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। टी बीम कैसे डिजाइन होती है डियर, है ना। उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अगर आ जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वही तीनों पोर्शन हमारे पास आ जाते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, तीनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके अलावा सर यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस, ये भी आपसे सर यहाँ पे साथ साथ कवर किया जाएगा, और हाइड्रोलिक्स के बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। देखो एक बात जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर कि फिजिकल मॉडलिंग और कंप्यूटेशन हाइड्रोलिक्स यानी थ्योरी एंड एप्लीकेशन, ये आपसे यहाँ पर डेफिनेटली पूछी जाती है, तो ये चीज भी आपको यहाँ कवर करनी है। उसके अलावा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी भी आपको डियर यहाँ पर कवर करना है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मतलब आपका एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छे लेवल पे कवर करके जाना है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा यहाँ से एक्सपेक्टेड है। हाईवे एंड ब्रिजेस, इस बात को ध्यान रखिए डियर, ब्रिज इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि ब्रिज को भी अलग से मेंशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, हाईवे में तो आप डेफिनेटली ज्योमेट्रिक डिजाइन, रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, मटीरियल टेस्टिंग, इन सब के बारे में डेफिनेटली आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो होता है। लेकिन लास्ट में देखिए प्रोविजंस ऑफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ IRC 5, 6 और 21, बहुत अच्छी बात है कि स्पेसिफिक कर रखा है आपके लिए कि आपको ब्रिज के अंदर सन 3 कोड को ध्यान रखना है। एक आपका IRC 5 है, IRC 6 है और IRC 21 है। इन 3 कोड्स को आपको डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ना है, ये सिविल वालों का सिलेबस है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात करोगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, फील्ड थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हो गया डियर, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसड्यूसर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, ये सब आपका यहाँ पर आपको कवर करना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रिकल मशीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका रहता है। ठीक है, पावर सिस्टम यहाँ पर भी आपके पास डियर ये सब चीजें आपको यहाँ पर कवर करके जानी है। मैकेनिकल के जितने स्टूडेंट्स हैं सर उनके लिए टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ थर्मल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC वगैरह जो आपके पास है, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स, ये भी आपको सर यहाँ पर पूछा जाएगा, और साथ साथ पावर जनरेशन जो पावर प्लांट वगैरह में आता है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो आपको सिलेबस, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, तो प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। मेंस में थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ी सी एड ऑन है, वो भी आपको बताऊंगा अभी। अब मेंस के पैटर्न की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट सर हमारा हिंदी वाला सिलेबस। हिंदी को यार अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आप भूल चुके हो। देखो बचपन में पढ़ा था आपने संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, है ना, समशुद्ध, भिन्नार्थक शब्द, युग्म, वाक्यांश के लिए शब्द, शब्द शुद्धिकरण, है ना, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, ये सब आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो। तो 30 नंबर का ये पोर्शन आपके पास आएगा, तो डेफिनेटली इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो कि सर हमारा टेक्निकल जो है वो हो चुका है और टेक्निकल हमें आता है, हम प्री तो हम निकाल लेंगे, अब हम मेंस की तरफ जा रहे हैं, तो हिंदी को पढ़ना डेफिनेटली शुरू कर दीजिए। हिंदी में बड़ा सिंपल है, 30 नंबर का ये सब ग्रामर का पोर्शन आएगा। 50 नंबर का डियर आपके पास ये आएगा, संक्षिप्तीकरण करना है। एक आपको पैराग्राफ दे देंगे, उसको आपको संक्षिप्त वे में लिखना है। वृद्धिकरण करना है, मतलब उसको सर आपको लिखना है, काव्य के फॉर्म में बताना है उस चीज को। पत्र लेखन आपको करना है, प्रारूप लेखन लिखना है सर, और अनुवाद करना है। कोई एक इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए होंगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी बातें आपके 50 मार्क्स की आने वाली हैं। उसके साथ साथ देखो, हिंदी आपने हो सकता है ग्रामर पढ़ लिया हो, लेकिन हिंदी लिखना आप लगभग भूल जाते हो, है ना। हिंदी लिखने के हमें प्रैक्टिस इतनी नहीं होती, तो वो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर निबंध आपको लिखना है लगभग 400 मार्क्स, 400 वर्ड्स का, जो कि 20 नंबर का निबंध आएगा। बहुत मैटर करते हैं 20 नंबर। तो निबंध लिखने की जो प्रैक्टिस है डियर, है ना, तो निबंध जो आप लिखने की जो अलग अलग टॉपिक्स पे, जो भी करंट के टॉपिक चल रहे हैं, उन पे जो प्रैक्टिस आप करोगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि हिंदी में आपकी राइटिंग भी ठीक आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी ठीक होना चाहिए। तो हिंदी को अभी से साथ साथ लगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो 100 में से 33 नंबर लाने थे, 33 भी नहीं आ पा रहे थे, है ना। क्योंकि और बाकी टेक्निकल में बहुत बढ़िया नंबर लेके आ गए, 200 में से 150 लिया है, 200 में से 150 वहां पे लिया है। तो टेक्निकल में 400 में से 300 नंबर है, लेकिन हिंदी के अंदर नंबर नहीं है और वहां से बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इन चीजों को आपको बढ़िया अच्छी तरह समझना है कि हिंदी में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो सर, ये जो सब्जेक्ट है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये 100 नंबर का है ना। ये 100 नंबर सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है जो सभी को पढ़ना है। इसको भी अभी से कवर करना शुरू कर दीजिए कि डेवलपमेंट प्रोसेस, रूरल इकोनॉमी और इंडियन इथोस, ये हमारे पास होना चाहिए। और इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब कवर करवाए जाएंगे। जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, हिंदी है, और जो आपका मेंस रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो आपको डेफिनेटली कवर करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज जो है वो मैं लेके आऊंगा। तो आपको डेफिनेटली सब चीजें कवर करवा दी जाएंगी, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीवीए हो गया, जीएनपी हो गया, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, बड़ा थ्योरेटिकल है। तो ये थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लोगे तो स्कोरिंग भी हो जाता है ना, काफी स्कोरिंग। अगर आपने बस ये सब चीजें बढ़िया से पढ़ के रट लिया, तब भी इसमें आप अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हो। तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को आप इस तरह से कवर कर सकते हो कि जो भी आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, जैसे रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस बार ये नया डाला गया है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसका क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन जनरल, या स्टेट ऑफ राजस्थान इन पर्टिकुलर, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से हो रही है। ये सारी बातें सोशल एस्पेक्ट में पूछी जाती हैं। तो बड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एक बार जब इसको पढ़ लोगे बड़े अच्छे तरीके से और लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे, तो सोशल एस्पेक्ट में अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हो। ठीक है डियर। उसके बाद देखो सर, अगर मैं यहाँ पर ऐसे रोल ऑफ इंडस्ट्री है ना, रोल ऑफ इंडस्ट्री 4.0 है, ये हमारे पास है। प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करते हैं, अप्रेजल कैसे होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बातें होगी, सर्कुलर इकोनॉमी की बातें होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट जो है सर ये हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। सिमिलरली इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए किस तरह से हम इनोवेशन कुछ लाते हैं, या सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है ना, किस तरह से हम रीयूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को, है ना, वापस से उसको कैसे हम स्टेबल करते हैं, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रीपर्पस, ये सारी चीजें किस तरह से कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर। तो वो सारी बातें हमारे पास होंगी। तो इन सब चीजों को बड़े डिटेल में हम लोग सर कवर करेंगे हमारे बैचेस के अंदर भी। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये सारा पेपर जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सभी पेपर सर, ये जो सोशल एस्पेक्ट वाला है, इसको बस आपको सिस्टमैटिक वे में कवर करते चले जाना है और लिखने की प्रैक्टिस रखनी है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप डेफिनेटली सर 55 से 60 नंबर आउट ऑफ 100 यहाँ बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आपने हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर कर लिया है तो। ठीक है, इतने नंबर बहुत होंगे, सफिशिएंट होंगे। यहाँ पर देखो डियर, सिविल इंजीनियरिंग पेपर की बात करें तो देखो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में कुछ चीजें आपको अलग दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए यूलर्स की थ्योरी के बारे में, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स के बारे में, है ना, कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्शन भी आपसे पूछा गया है। तो ये सब बातें, तो सोम में तो आपको सिंपल है। सोम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डियर हो जाता है एसएफडी एंड बीएमडी। अगर आप मेंस की बात करते हो
तो सोम के अंदर SFD BMD ये तो मिनिमम में आना ही चाहिए, है ना। 20-25 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यहाँ पे बड़े आराम से, ठीक है भैया। तो ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि SFD BMD आपसे पूछा जाएगा। सॉइल और फाउंडेशन में एक बात ध्यान रखना डियर, कि डियर सॉइल और फाउंडेशन के अंदर सारी बातें हमारे पास ठीक है, सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप आओगे तो वेल फाउंडेशन, ये जो टॉपिक है, एक बार क्वेश्चन आ गया था इससे और किसी से हिला नहीं था वो क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला ध्यान रखना कि वेल फाउंडेशन जो है ये आपको पढ़ के जरूर जाना है, जिसमें कैशंस आते हैं, शेप्स आते हैं वेल के, कंपोनेंट पार्ट आते हैं, डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन आता है, बियरिंग कैपेसिटी, फोर्सेज एक्टिंग ऑन वेल फाउंडेशन, वेल सिंकिंग क्या होती है ना। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली पढ़ के जानी है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में देखिए, ये टॉस का जो पोर्शन है जिसमें रोलिंग लोड्स, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन, इसको भी आप समझना। मेथड्स फॉर एनालाइजिंग ऑफ फ्रेम, जिसमें पोर्टल मेथड आया, कैंटिलीवर मेथड आया, फ्रेम एनालिसिस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टॉस के क्वेश्चन अगर कन्वेंशनल में आ जाए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, है ना। तो इसको भी हमें प्रैक्टिस जरूर रखनी है। टॉस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला डियर, वो रहेगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स वगैरह जो होती हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको डेफिनेटली आप कवर करके जाइए। स्ट्रक्चरल डिजाइन यानी कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट में देखो सारी चीजें एक जैसी हैं, बस लास्ट में देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, और वो ये है दिया, देखिए अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड रिजर्वायर्स, जिसके प्रोविजंस आपको लेटेस्ट IS 3370 के अंदर दे रखे हैं। ये सारी चीजें जिसमें कैंटिलीवर शेड्स, ये आप नहीं पढ़ते हो नॉर्मली, ठीक है। रेक्टेंगुलर पोर्टल फ्रेम, स्पेरिकल डोम्स, डोम्स की डिजाइन समझ में आ रहा होगा कितना लेंथी पेपर चल रहा है, ठीक है। डॉग लेग्ड स्टेयरकेस की डिजाइन, ये सब RCC में पीछे वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला तो पढ़ जाओगे, लेकिन पीछे वाला जो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है आपके पास, फुटिंग्स तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो पोर्शन है, ये इनमें से एक क्वेश्चन अगर आ गया, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो इस चीज को आपको साथ साथ प्रैक्टिस करके जाना है, एक एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली सब पे करके जाना। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये तो ठीक है, आजकल आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन प्रोविजंस ऑफ IS 1343, तो ये आपको सर अलग से मेंशन कर रखा है। तो RCC के अंदर 3370, 456 तो आप पढ़ते ही हो, 3370 तो है ही, उसके साथ साथ 1343, ये 3 IS कोड आपको पढ़ के जाना है RCC के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल डिजाइन 2 में डियर स्टील का है। स्टील में देखिए सब चीजें एक जैसी हैं, बस आपको एक चीज यहां पर दे रखा है, जो डेक टाइप प्लेट गर्डर है ना, प्लेट गर्डर ब्रिजेस। तो डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिजेस जो है, जिसमें लेटरल ब्रेसिंग की बातें आपसे पूछी गई हैं, ये लेटरल ब्रेसिंग की चीजें आपके पास यहाँ पर आपको थ्रू और डेक टाइप गर्डर जो है, ये आपको अलग से यहाँ पे साथ साथ पढ़ के चलना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में एनालिसिस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जिसमें फ्री और फोर्स वाइब्रेशन, ये भी आप ये देखो, ये भी थोड़ा डिटेल में ही पूछा जाता है। जब कन्वेंशन लिखने के लिए आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो किस्मत अच्छी है सर, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो ये फ्री और फोर्स वाइब्रेशन का जो न्यूमेरिकल है डायनामिक्स का, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डियर, है ना। तो इसको भी हमें साथ साथ सर यहाँ पे कवर करके चलना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में सारी बातें वही हैं, सब चीजें एकदम सेम है, बस ये लास्ट में ध्यान रखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये पॉइंट आपको सर कवर करके जाना ही है। टूल्स एंड टेक्निक्स हो गया, एडवांस मॉडलिंग एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है। इनको हम कैसे वाटर रिसोर्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग को, ये हमें डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ के जाना है सर। सिमिलरली सर्वेइंग की बात करोगे तो सर्वेइंग में भी देखिए सर, लास्ट में आपके पास एडवांस सर्विंग में ये कुछ चीजें पूछी गई हैं, GIS GPS, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं है ना, सेम ही तरह से चीजें हैं सर, जैसे कि आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, वही सारी बातें यहाँ पर है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी काफी सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो, वही सारी है, बट थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आपको दे रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, CPM पर्ट भी आपके मेंस के अंदर है, इसको भूलना नहीं है कि CPM पर्ट की टेक्निक्स जो है, CPM पर्ट जो पूरा है वो भी आपको साथ साथ पढ़ के जाना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाइड्रोलॉजी और वाटर में वही सारी बातें हैं जो आप पहले पढ़ रहे हो, कैनाल डिजाइनिंग तक सब एकदम सेम है सर, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाईवे के अंदर भी वो आपने जो प्रीलिम्स में अंदर पढ़ा है वही सारी बातें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। एक पाइप कल्वर्ट्स आपके पास, स्लैब कल्वर्ट्स और पाइप कल्वर्ट्स, ये बस अलग हो गया है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपकी एकदम सेम है जैसा कि प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे हो। वाटर रिसोर्स में भी लगभग सारी बातें, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और आपके पास जो है वाटर का जो पोर्शन है और सीवेज का पोर्शन है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने जो लास्ट के जो जितने पोर्शंस हैं वो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाते हैं, उसको डेफिनेटली कवर करके जाना है। अभी के लिए ध्यान रखिए, अभी आपके पास डियर 50 दिन बचे हैं, तो 50 दिन में कोशिश करना है आपको कि जो नॉन टेक्निकल राजस्थान का पोर्शन है इसको डियर एटलीस्ट इतना कवर कर लीजिए कि यहां से आप लगभग 30 से 40 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर कर पाओ।
ठीक है, 30-40 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर पाओ। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका बिल्कुल ही वीक है राजस्थान जी के, जिनका अच्छा है वो तो स्कोर करो 80-90-100 जितना भी स्कोर करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आउट ऑफ 200 मार्क्स एटलीस्ट इतना का तो व्यवस्था कर लो कि यार 40 नंबर तो आ जाए। उसके बाद अगर आप टेक्निकल पे बात करते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 30-40 नंबर कह रहा हूँ डियर, तो फिर मैं टेक्निकल में आपको बोलूंगा कि टेक्निकल में फिर 120 आपको मार्क्स यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे। तो 120 मार्क्स के अराउंड आप यहाँ पर टारगेट करके चलिए, ताकि आपका स्कोर कहीं ना कहीं 160 प्लस या 150 प्लस आपका चला जाए। एक बार आप 150 प्लस चले जाओगे, इसका मतलब है आप हर एक कैटेगरी में प्रीलिम्स के लिए तो सेफ हो जाओगे। ठीक है डियर, तो ये आपके 50 डेज की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, इसको डेफिनेटली कोशिश करना। नॉन टेक्निकल को कोशिश कीजिए, जितने भी आपके पास मैराथन्स होते हैं इन मैराथन से आप लोग अच्छे लेवल पे कवर कर पाएं। ठीक है, मेंस के लिए बहुत बेहतरीन एक बैच आपके लिए अभी लेके आएंगे, जिसमें सारा मेंस जो है वो आपका कवर होगा। लेकिन मेंस के लिए कोशिश हमेशा याद ध्यान रखना, अभी से आप लोगों को हिंदी को आपको कम से कम इतना कर लेना है कि 55 से 60 मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 हिंदी में आ जाएं। सिमिलरली डियर, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये बस आपका लिखने की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना मार्क्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपको 60 नंबर के अराउंड तो टारगेट करना ही करना है सोशल एस्पेक्ट में। इसके अलावा अगर पेपर की बात करें तो जो 2 पेपर आपके होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों 200 नंबर के होंगे। इन 200 नंबर में से क्योंकि अब आपने यहाँ पे लगभग 50% स्कोर किया डियर, तो यहाँ कोशिश कीजिए कि आपका 130 प्लस आउट ऑफ 200 ये आपका कॉम्पिटिशन डेफिनेटली इतना तो रहने वाला है ही, इतना आपको टारगेट करना है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आपके काम आएंगे सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो उसको अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करेंगे और जितने भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए डियर। और लास्ट में आपके पास इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप मेंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो इंटरव्यू विल जस्ट बी अ फॉर्मेलिटी। लेकिन इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू गाइडेंस का जो प्रोग्राम है ये भी आपके लिए डेफिनेटली डियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक ये सब बातें हम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझ ली है। वीडियो को पूरे लास्ट तक आप जरूर देखना हमेशा, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए कि कौन कौन से पॉइंट्स की हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको डेफिनेटली अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके क्लियर कीजिए। मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।